हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। जैसा कि बुद्धि के बारे में आप सबको कुछ न कुछ तो पता ही होगा, तो आइए बुद्धि के बारे में हम लोग जानते हैं। बुद्धि क्या है, बुद्धि का विकास कैसे होता है, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बुद्धि के कारक कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज के इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो पहले थोड़ा सा देख लीजिए बुद्धि क्या है। मनुष्य ऐसी अनेक विशिष्टताओं से युक्त है जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होते हैं। इन विशिष्टताओं में बुद्धि या मानसिक योग्यता का विशेष महत्व है। यद्यपि अन्य प्राणियों में कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य पाई गई जाती है, किंतु मनुष्य में यह सर्वाधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों में कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में यह सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा बुद्धि मनुष्य में ही पाई जाती है। इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। इस भिन्नता का प्रमुख कारण उसमें बुद्धि का अधिक होना है। मनुष्य का व्यवहार संसार में अन्य प्राणियों की बात करें तो सभी पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी हो सकता है, तो इन सब में बुद्धि पाई जाती है, किसी में कम किसी में अधिक, लेकिन इन सब की अपेक्षा मनुष्य में सर्वाधिक बुद्धि पाई जाती है। इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों से भिन्न होता है और भिन्नता का सबसे प्रमुख कारण मनुष्य में बुद्धि का अधिक होना है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता है, बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। समुच्चय मतलब समूह। अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान अथवा बुद्धिहीन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति अपने आप में एक विशिष्ट गुण को धारण करके आते हैं और सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के गुणों का समुच्चय पाया जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बुद्धिहीन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में कमजोर हो, लेकिन अन्य क्रियाकलाप में उसकी बुद्धि तीव्र हो, तो वह व्यक्ति बुद्धिहीन नहीं कहा जा सकता। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में ही तेज तर्रार होते हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान का अभाव होता है, तो उसे भी आप बुद्धिहीन नहीं कह सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को बुद्धिमान अथवा बुद्धिहीन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जा सके। तब तक हम किसी व्यक्ति को बुद्धिहीन अथवा बुद्धिमान नहीं कह सकते हैं। इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। आगे देखिए। सन 1921, यहाँ पर 1921 लिखा है, 1921। सन 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने 14 प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि की प्रकृति
के संबंध में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। यद्यपि बुद्धि के संबंध में उनमें काफ़ी कुछ सहमति थी, फिर भी यह कहना गलत न होगा कि इन लेखों से बुद्धि के संबंध में 14 किंचित भिन्न भिन्न प्रत्यय उभर कर सामने आए। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अनुकूलन प्रकृति एडॉप्टिव नेचर अनुकूलन प्रकृति पर अधिक बल दिया। कुछ ने बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में स्वीकार किया। कुछ ने अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि माना। कुछ ने विगत अधिगम की मात्रा डिग्री ऑफ पास्ट लर्निंग विगत अधिगम की मात्रा के रूप में बुद्धि को देखा। मतलब विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न रूपों में बुद्धि को देखा। किसी ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा, तो किसी ने बुद्धि को अनुकूलन की प्रकृति कहा, तो किसी ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में स्वीकार किया है। बुद्धि के लिए तमाम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को फ्रीमैन महोदय ने विश्लेषित किया और सभी परिभाषाओं को 3 वर्गों में रखा। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। देखिए, पहला वर्ग है बुद्धि समायोजन की योग्यता, दूसरा बुद्धि सीखने की योग्यता, तीसरा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। अभी आपको हमने ऊपर बताया कि विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने, यहाँ पर आपको फिर से दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अनुकूलन की प्रकृति बताया, तो कुछ ने सीखने की योग्यता बताया, तो कुछ ने अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि माना। सेम यही कंडीशन है कि फ्रीमैन महोदय ने इन सभी परिभाषाओं मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को विश्लेषित किया और सभी परिभाषाओं को 3 वर्गों में, जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी थी उन सभी परिभाषाओं को 3 वर्गों में रखा, जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है। देखिए, पहला है बुद्धि समायोजन की योग्यता, दूसरा है बुद्धि सीखने की योग्यता, तीसरा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। हम यह भी देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। जैसे पहले वर्ग यानी बुद्धि समायोजन की योग्यता की बात करें, तो उस समायोजन की योग्यता की परिभाषा यानी बुद्धि को मानने वाले स्टर्न है, क्रूज है, काल्विन है, सिरिल बर्ट है। ये चारों जो मनोवैज्ञानिक थे बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते थे। बुद्धि को क्या मानते थे? समायोजन की योग्यता मानते थे। यही बात करें बुद्धि सीखने की योग्यता, तो इस सिद्धांत को मानने वाले बकिंघम, डियरबॉर्न और थॉर्नडाइक महोदय थे। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ऐसा मानने वाले बकिंघम, डियरबॉर्न और थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट तीसरा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता मानने वाले टर्मन महोदय हैं, स्पीयरमैन है और बिने हैं। इन सभी परिभाषाओं को 3 वर्गों में फ्रीमैन ने बांटा और इसी के आधार पर जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन सभी की परिभाषाएं 3 वर्गों में विभक्त हो गई। जैसे फिर से एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। बुद्धि समायोजन की योग्यता स्टर्न, क्रूज, काल्विन, सिरिलबर्ट। बुद्धि सीखने की योग्यता बकिंघम, डियरबॉर्न, थॉर्नडाइक। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन, स्पीयरमैन, बिने। अब इन जो मनोवैज्ञानिक हैं इन सब की परिभाषाएं नीचे दिया गया है, देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ महोदय ने बहुत ही सिंपल और छोटा परिभाषा दिया है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मतलब अगर मेरे पास बुद्धि नहीं है तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, ऐसा वुडवर्थ महोदय का कहना है।
बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दूसरी परिभाषा देखिए स्टर्न महोदय का। स्टर्न महोदय ने क्या कहा है? जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन, इम्पोर्टेंट शब्द है, समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। अगर आप जीवन में प्रत्येक जगह नए नए समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं उन सब का आसानी से समायोजन कर ले रहे हैं तो वही चेतन क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा स्टर्न महोदय ने कहा है कि जीवन में अनेक समस्याओं से सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं के प्रति यदि आप समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता रखते हैं तो मतलब वही बुद्धि है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए वेल्स के अनुसार बुद्धि का अर्थ संक्षेप में वह गुण है जिससे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम प्रतिमानों का पुनर्योजन करता है। जो परिभाषा अभी आपने ऊपर देखा स्टर्न महोदय का, वही उन्हीं के परिभाषा से मिलता जुलता वेल्स महोदय का भी परिभाषा है। इन्होंने भी नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की बात कही है और वेल्स महोदय ने भी बुद्धि का अर्थ संक्षेप में वह गुण है जिससे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम प्रतिमानों का पुनर्योजन करता है। ऐसा वेल्स महोदय ने बुद्धि को परिभाषित किया है। नेक्स्ट परिभाषा है बर्ट के अनुसार। इन्होंने कहा है बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। मतलब व्यक्ति जन्म से ही नई परिस्थितियों में समायोजित करना धीरे धीरे सीखता है, वही बुद्धि है। आप तीनों परिभाषाओं में कॉमन शब्द देखेंगे तो यहाँ भी नवीन समस्याएं हैं, यहाँ भी नवीन परिस्थितियां हैं और यहाँ भी नई परिस्थितियां हैं। तीनों परिभाषाएं आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और परिस्थितियों पर आधारित हैं। समायोजन की योग्यता को ही बुद्धि माना गया है। क्रूज के अनुसार बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। बीने महोदय बुद्धि निर्णय या सामान्य चेतना, पहल क्षमता, अनुकूलन बनाने की शक्ति है। बुद्धि के सार तत्व निष्कर्ष निकालना, भली भांति समझना, सुविवेक को बनाना है। विनय महोदय ने कहा है बुद्धि निर्णय या सामान्य चेतना, पहल क्षमता, अनुकूलन बनाने की शक्ति है। बुद्धि के सार तत्व निष्कर्ष निकालना, भली भांति समझना, सुविवेक को बनाना है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इम्पोर्टेंट है। बुद्धि अमूर्त विचार, जो अमूर्त विचार हैं उनके बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। उडवर्थ महोदय ने परिभाषा दी है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ऐसा उडवर्थ महोदय ने कहा है। यह सब परिभाषाएं कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है हम बता दे रहे हैं। गाल्टन के अनुसार देख लीजिए बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। छोटी छोटी परिभाषाओं को आप याद कर लीजिए जिससे एग्जाम में लिखने में आसानी रहेगी और जल्दी से याद भी हो जाएगी। थार्नडाइक के अनुसार देखिए वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। किसी भी वास्तविक परिस्थिति में जो व्यवहार या जिस व्यवहार की आपसे अपेक्षा की जाती है, जिस व्यवहार की आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा कर सकते हैं,
आप ऐसा कर सकती हैं, उस व्यवहार को करने की योग्यता ही, यानी उस प्रतिक्रिया को, उस कार्य को करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। काल्विन के अनुसार एक व्यक्ति उतनी ही बुद्धि रखता है जितना वह अपने नए वातावरण में समायोजित होना सीख चुका होता है अथवा सीखता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। हेनमॉन के अनुसार कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। पिंटरनर के अनुसार देख लीजिएगा आप लोग। स्टाउट के अनुसार सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। एबिंगहास के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। एबिंगहास के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। गैरेट के अनुसार बुद्धि ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिनमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता है, जैसे शब्द, अर्थ, रेखाचित्र, समीकरण और सूत्र। आगे देखिए बुद्धि की विशेषताएं। हम लोग बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ ली हैं बुद्धि की। आपको जो भी अच्छा लगे 3-4 बुद्धि की छोटी छोटी परिभाषाएं आप याद कर लीजिए। उसको एग्जाम में लिखने से एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित होता है, जिससे आपके मार्क बढ़ सकते हैं। बुद्धि की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की विशेषताओं को समझा जा सकता है। जितनी भी अभी आपने परिभाषाएं दी हैं उसी के आधार पर बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया और बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा। फ्रीमैन महोदय ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया और 3 वर्गों में इसे बांटा। कौन कौन से? समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि और अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। फ्रीमैन महोदय ने इन सभी परिभाषाओं को मिलाया और 3 वर्गों में बांटा। समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि और अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। देखिए बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि कैसी शक्ति है? जन्मजात शक्ति है। यह वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी। बुद्धि वंशानुक्रम यानी हमारे माता पिता से हमारे अंदर, हमसे हमारे बच्चों के अंदर, यानी वंशानुक्रम चलता रहता है यह क्रम। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि होती है वह विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समस्याओं से में समायोजन करने की क्षमता रखता है। यही बात इस लाइन में कही गई है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि सीखने की क्षमता है। नेक्स्ट, बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि को आप देख नहीं सकते, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हम बुद्धि को देख नहीं सकते, जो हमारे सामने नहीं है, जो विचार प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी हम सोच विचार कर सकते हैं। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का सार है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। यही कब से आपको समझाते आ रहे हैं कि बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होता है,
यहाँ पर अगर आप लिंग भेद को देखा जाए तो जैसे आप यह कह सकते हैं कि लड़कों में बुद्धि तेज होती है, लड़कियों में बुद्धि कम होती है, या लड़कियों में बुद्धि तेज होती है, लड़कों में बुद्धि कम होती है। तो यहाँ ऐसा कोई अंतर नहीं पाया जाता है कि लिंग भेद के कारण बुद्धि कम तेज हो, नहीं। यहाँ पर लिंग भेद का कोई सवाल ही नहीं है। दोनों में बुद्धि बराबर भी होती है, कम अधिक दोनों होती है। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है, यानी आप अपने से अपना निरीक्षण कर सकते हैं। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है तथा समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपने बुद्धि की विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ा, आप भी समझ गए होंगे कि बुद्धि क्या है। आगे देखिए, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकारों को निर्धारित करना सरल नहीं है, फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। क्या किया है? प्रयास किया है। जैसे इसमें पहले हैं थार्नडाइक महोदय। थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? गामक यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मैकेनिकल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। गैरेट ने थार्नडाइक की गामक अथवा यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी है। जो गैरेट महोदय ने हैं, इन्होंने भी बुद्धि के 3 ही प्रकार बताए हैं। इनके 3 प्रकारों में है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को ही थार्नडाइक महोदय ने गामक यानी गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है, और इसे गैरेट महोदय ने मूर्त बुद्धि कहा है। वर्तमान में बुद्धि के यही 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला है मूर्त बुद्धि। वह बुद्धि जो मनुष्यों को वस्तुओं के स्वरूप को समझाने तथा अनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है, उसे गैरेट ने, यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर गैरेट रहेगा, उसे गैरेट ने मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी। मूर्त बुद्धि इसलिए कि वह मूर्त वस्तुओं को समझने एवं मूर्त क्रियाओं को करने में सहायता करती है। इस प्रकार की बुद्धि को थार्नडाइक ने गत्यात्मक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहा था। जिन बालकों में इस तरह की बुद्धि की अधिकता होती है, वह वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने में विशेष रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर कुशल कर्मकार या इंजीनियर बनते हैं। जैसा कि आपने देखा, थार्नडाइक महोदय ने मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि कहा है, जिसे मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब इसमें जितने भी कृत्रिम चीज़ें तोड़ फोड़ वगैरह हैं, उन सब को बनाने की क्रिया बालकों के अंदर होती है। दूसरा देखिए, अमूर्त बुद्धि। वह बुद्धि जो मनुष्यों को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करती है, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि जो मनुष्यों को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करती है, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। थार्नडाइक महोदय ने इसे अमूर्त बुद्धि की संज्ञा दी है। अमूर्त बुद्धि इसलिए क्योंकि वह अमूर्त चिंतन मनन और समस्या समाधान में सहायक होता है। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वे पुस्तक अध्ययन और चिंतन मनन में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर अच्छे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, साहित्यकार, चित्रकार और दार्शनिक बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। वह बुद्धि जो मनुष्यों को अपने समाज में समायोजन करने में एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है, उसे थार्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि की संज्ञा दी है।
जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है वे परिवार के सदस्यों के, समाज के हमजोलियों और विद्यालय के सहपाठियों के साथ समायोजन करते हैं तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। जो सामाजिक बुद्धि प्रकार के लोग होते हैं यह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सामाजिक कार्य में रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर अच्छे व्यवसायी, समाज सेवक तथा राजनेता बनते हैं। जो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो अच्छे व्यवसायी, समाज सेवक और राजनेता बनते हैं। फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। मूर्त बुद्धि वाले अच्छे कुशल कर्मकार बनते हैं। और दूसरा है अमूर्त बुद्धि वाले पुस्तकीय ज्ञान, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने, सोचने समझने, समस्याओं के समाधान खोजने में तेज होते हैं। तो ये लोग आगे चलकर वकील, डॉक्टर, अध्यापक, साहित्यकार, चित्रकार और दार्शनिक बनते हैं। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि मतलब समाज में अनेक सामाजिक कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति आगे चलकर अच्छे व्यवसायी, समाज सेवक तथा राजनेता बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, गारट महोदय ने बुद्धि को निम्नलिखित 3 प्रकार बताए हैं, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को थार्नडाइक ने गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है, यह सब मैंने आपको बता दिया। अगला टॉपिक देखिए, संवेगात्मक बुद्धि क्या है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि के संबंध में प्रायोगिक अध्ययनों की दिशा में प्राप्त होने वाले परिणामों का बीजारोपण 1879 में स्थापित मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के समय ही हो गया था। यह प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग में मनोवैज्ञानिक उन्ट ने जब स्थापित की तो उसके पश्चात अब तक अनगिनत अवधारणाओं, नियमों तथा सिद्धांतों से मानव समाज परिचित हुआ। इसी क्रम में संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा भी 20वीं सदी के आखिरी दशक लगभग 1990 में प्रसिद्धि प्राप्त करने में सफल हुई। संवेगात्मक बुद्धि या भावात्मक प्रज्ञान के नाम से प्रसिद्ध बुद्धि यह दो प्रकार के अनुसंधानकर्ताओं पीटर सैलावे तथा जॉन मेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह वर्ष 1995 से ही विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकों के बीच चर्चित हुआ। पीटर सैलावे तथा जॉन मेयर के द्वारा तैयार किए गए संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत को विशेष स्थान दिलाने में 1995 में डेनियल गोल्डमैन द्वारा तैयार की गई पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का विशेष महत्व। डेनियल गोल का है, फिर से आपको दिखाते हैं, डेनियल गोल का है और एक है इमोशनल इंटेलिजेंस का विशेष उल्लेख है। डेनियल गोलकाय ने संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया है। डेनियल गोलमैन की परिभाषा देखिए, संवेगात्मक बुद्धि एक क्षमता है, क्या है, क्षमता है जिससे हम अपनी स्वयं की भावनाओं तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को पहचानते हैं। संवेगात्मक बुद्धि एक स्वयं की अपनी क्षमता है जिससे हम स्वयं की भावनाओं तथा अन्य व्यक्ति की भावनाओं को पहचानते हैं। इससे हम स्वयं को अभिप्रेरणा देते हैं तथा अपनी भावनाओं को अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों के लिए संवेगों का प्रबंध करते हैं। यह थी डेनियल गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में परिभाषा कि संवेगात्मक बुद्धि एक क्षमता है जिससे हम अपनी स्वयं की भावनाओं तथा अन्य व्यक्ति की भावनाओं को पहचानते हैं। इससे हम स्वयं को अभिप्रेरणा देते हैं तथा अपनी भावनाओं को अन्य व्यक्तियों का तथा अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों के लिए संवेगों का प्रबंधन करते हैं। सैलावे तथा मायर्स की परिभाषा देख लीजिए एक बार।
संवेगात्मक बुद्धि एक योग्यता है जिसमें हम अपने स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं एवं संवेगों का अनुवीक्षण करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर हम उनमें अंतर करते हैं और अपने कार्यों एवं चिंतन को निर्देशित करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। जिस प्रकार बुद्धि की परिभाषा के विषय में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, उसी प्रकार अभी आपको हमने बुद्धि की अनेक परिभाषाएं दी है, उसी प्रकार बुद्धि के अनेक सिद्धांत भी हैं। उसी प्रकार बुद्धि के सिद्धांतों के विषय में भी अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विचारों का प्रतिपादन किया है। जैसे अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं, उसी तरह अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत भी दिए हैं। देखिए कुछ सिद्धांत। बीने का एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, थार्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिवियात्मक सिद्धांत, जेनसेन का सिद्धांत, बर्ट एवं बर्नन का पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत, थॉमसन का प्रतिदर्श बुद्धि सिद्धांत, पियाजे का मानसिक बुद्धि सिद्धांत, सूचना संसाधन सिद्धांत, स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत भी इसे कहते हैं, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, कैटल का तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि का सिद्धांत। इतने सारे परिभाषाएं हैं जिसमें से कुछ आप लोगों को पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बीने का एक कारक सिद्धांत। पहला है बीने का एक कारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बीने हैं। बाद में टर्मन, स्टर्न, एबिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत को मानने वाले बुद्धि को एक इकाई मानते हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले बुद्धि को एक इकाई मानते हैं कि बुद्धि एक इकाई है। उसके अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सर्वव्यापी तथा सभी कार्यों में काम वाली वह क्षमता है जो अन्य सभी मानसिक क्षमताओं को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। इन लोगों के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सर्वव्यापी तथा अन्य सभी कार्यों में काम आने वाली वह क्षमता है जो अन्य सभी मानसिक क्षमताओं को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। एक कारक सिद्धांत के प्रवर्तक के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो संपूर्ण मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। समग्र रूपी बुद्धि के एक समय में ही एक कार्य को करने के लिए अग्रसर करता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बीने ने बुद्धि को निर्णय देने की व्याख्या, टर्मन ने विचार करने की योग्यता तथा स्टर्न ने नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन बनाए रखने की योग्यता बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, बीने महोदय ने यह कहा है कि अगर व्यक्ति एक क्षेत्र में किसी कार्य को करने में निपुण है तो वह अन्य सभी क्षेत्रों में निपुण होगा, क्योंकि इन्होंने बुद्धि को एक ही कारक माना है। बुद्धि को एक ही कारक माना है, एक ही इकाई माना है। इसलिए उनके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति मान लीजिए पढ़ने लिखने में तेज है तो वह हर कार्य को करने में तेज है, यानी कर सकता है। अगर व्यक्ति खेलने में तेज है तो वह खेल के साथ साथ अन्य कार्यों में भी तेज होगा, ऐसा बीने महोदय का कहना है। किंतु इस सिद्धांत की आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना की है, इसे स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार यह आवश्यक नहीं कि जो
एक विषय में बुद्धिमान है वह दूसरे में भी होगा, बिल्कुल सही बात है। यह ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा इंग्लिश में तेज है वह मैथ में भी तेज हो सकता है वो मैथ में कमज़ोर हो, या फिर जो बच्चा अन्य विषयों में तेज है हो सकता है वह इंग्लिश में कमज़ोर हो। जैसे यह कहना कि जो गणित में सुयोग्य है वह साहित्य में भी निपुण होगा, यह उपयुक्त नहीं है। एक कारक सिद्धांत। बिने, टर्मन और स्टर्न ने अपने अपने अध्ययनों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुद्धि में एक इकाई कारक शक्ति एवं ऊर्जा है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। बिने, टर्मन और स्टर्न ने बताया कि बुद्धि एक इकाई कारक एक शक्ति या एक ऊर्जा है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो वह किसी भी कार्य को दक्षता के साथ कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। देखिए यह एक सर्कल है जिसको आप एक इकाई के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत स्पीयर महोदय ने दिया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को स्पीयर महोदय ने दिया है। इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक हैं? 2 कारक हैं। पहला जनरल फैक्टर यानी जी फैक्टर सामान्य कारक, दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर यानी एस फैक्टर विशिष्ट कारक। देखिए यह सामान्य फैक्टर है यानी जनरल फैक्टर सामान्य कारक, और यह जो है यह विशिष्ट कारक है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 योग्यताओं का योग माना। सामान्य कारक व्यक्तित्व को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है और विशिष्ट कारक विशेष कार्यों में सहायक होती है। स्पीयरमैन ने कहा है कि जो सामान्य कारक है वह व्यक्तित्व को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है, लेकिन जो विशिष्ट कारक है वह विशेष कार्यों में ही सहायता करती है। जैसे कोई गणित में प्रवीण होता है तो कोई कला में, कोई संगीत में और कोई विज्ञान आदि में। इस विशेष कार्यों में प्रवीणता विशिष्ट बुद्धि कारक द्वारा प्राप्त होती है। सामान्य कार्य में सामान्य बुद्धि कारक सहायक होता है। जी कारक की विशेषताएं। जी कारक मतलब जनरल फैक्टर। जी कारक की देख लीजिए क्या क्या विशेषताएं हैं। यह कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। जी फैक्टर जो है हमारा, जी फैक्टर वह सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। जी फैक्टर सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। यह जन्मजात होता है यानी जन्म से प्राप्त होता है। यह कारक सदैव समान होता है। सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है। जैसा कि आप देखे होंगे दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दोनों शकल सूरत बुद्धि ज्ञान सब में एक समान हो। यह कारक जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल रहता है। स्पीयरमैन ने कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर अधिक होता है वह जीवन में अधिक सफल रहता है। यह कारक जीवन के प्राय सभी कार्यों के लिए आवश्यक होता है। मतलब जी फैक्टर जीवन में बुद्धि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एस कारक की विशेषताएं, इसकी भी विशेषताएं देख लीजिए। यह कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसी में कम तो किसी में अधिक। जी कारक यानी विशिष्ट बुद्धि किसी व्यक्ति में कम तो किसी व्यक्ति में अधिक पाई जाती है।
यह कारक क्रिया विशिष्ट होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक होते हैं। यह कारक क्रिया विशिष्ट होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक होते हैं। इस फिगर में आप साफ साफ देख सकते हैं। यह है हमारा जी फैक्टर और यहाँ है एस फैक्टर। जी फॉर जनरल फैक्टर, एस फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। तो यह वाला जो पार्ट है यह जी है, मतलब आधा एस है, आधा स्पेसिफिक फैक्टर है, आधा जनरल फैक्टर है। स्पीयरमैन के दो कारक या द्वितत्व सिद्धांत का ये रेखा चित्र था, जिसमें कुछ और इसकी विशेषताएं हैं एस फैक्टर की। व्यक्ति में जिस विशिष्ट कारक की अधिकता होती है वह उसी में निपुण होता है। जिस व्यक्ति के अंदर सामान्य कारक की अधिकता होती है वह जीवन में अधिक सफल होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर विशिष्ट कारक की अधिकता होती है वह उसी में निपुण होता है। यदि कोई पढ़ने में उसका विशिष्ट कारक अधिक है तो वह कुछ पढ़कर कुछ भी बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कृषि करने में विशिष्ट कारक की अधिकता है तो वह एक अच्छा सफल किसान बन सकता है। विशिष्ट कारक को अर्जित किया जा सकता है। अर्जित मतलब हम उसे सीख सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कारक होते हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण होता है। सभी व्यक्तियों में एक प्रकार के गुण और विशेषताएं नहीं पाई जाती, सभी व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती हैं। इसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। त्रिकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत से स्पीयरमैन ने बुद्धि के जी और एस कारकों को एक साथ जोड़ दिया। द्विकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन का था और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन का ही है। तो इन्होंने जी और एस जो स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर थे, त्रिकारक सिद्धांत में दोनों को एक साथ जोड़ दिया और बुद्धि के परीक्षणों में तीन कारकों की आवश्यकता बताई। पहला सामान्य कारक, दूसरा है विशिष्ट कारक, तीसरा है भाषा या स्थानिक ज्ञान। यह सिद्धांत विवादास्पद रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह जी फैक्टर है, यह एस फैक्टर है और यह वाला जो है भाषा या स्थानात्मक ज्ञान है। इसे सामूहिक फैक्टर भी कहते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि बौद्धिक कार्य जटिल तंतु संस्थान से संपादित होते हैं और विभिन्न तरीकों से संपादित होते हैं। जी एस और सामूहिक कारक ग्रुप फैक्टर के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसको ग्रुप फैक्टर भी कहते हैं, जी एस यानी ग्रुप फैक्टर। इसको ग्रुप फैक्टर यानी जी एफ ग्रुप फैक्टर भी कहते हैं। तो थार्नडाइक ने इस सिद्धांत की कठोर आलोचना की और कहा कि जी एस और सामूहिक कारकों के द्वारा इसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यह रहा आज का आपका क्लास, जिसमें हम लोग बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि क्या है, बुद्धि का हमारे व्यवहार में उपयोग क्या है और बुद्धि के कुछ सिद्धांतों का, बुद्धि के प्रकारों का अध्ययन किए हम लोग। बुद्धि के सभी सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें आपको बुद्धि का त्रिमिमीय मॉडल यहाँ आपको दिखाते हैं हम, बुद्धि के सिद्धांत।
कल की क्लास में बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिविमात्मक सिद्धांत और जितने भी हमारे बचे होंगे सिद्धांत, उन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको जिस किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। धन्यवाद।